स्वागत नहीं करोगे हमारा। सर वापस आ चुके हो एक और शानदार टकाटक रिवीजन वीडियो के साथ। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्या तीर चलाया मैंने। अब तीर हम चलाएंगे AS 18 के साथ, क्योंकि ये छोटा सा AS को हम रिवाइज करने वाले हैं। कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों हम रिवाइज करेंगे शानदार तरीके से, एकदम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आपने बहुत समय पहले पढ़ रखा है तो भी आपको रिकॉल हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है। मतलब अगर आप ये एएस पूरा भूल भी चुके हो तो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। उसके अलावा जब मैं कराऊंगा तो मैं आपके साथ है ना, पूरा एएस पढ़ाने के बाद इसमें होता पता है क्या है, स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड कि कौन से पार्टीज आर रिलेटेड और कौन से नहीं है। तो इसमें हम आपको ट्रिक दूंगा लास्ट में जाकर, ठीक है, कि ये 3-4 पॉइंट याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। हाँ सर, यस। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने ये नोट्स क्लास में बनवाए हैं, नॉर्मली मैं क्लास में लिखाता हूँ, सो डोंट वरी, जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो मैं यही नोट्स रेफर करने वाला हूँ एंड आई विल अपलोड दीज नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लेना एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स एज वेल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन बैंक मैं इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो मैं मेरी क्वेश्चन बैंक नॉर्मली यूज करूंगा, तो मैं वो भी आपके लिए क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिविजन इन 3, 2, 1। पहले सब्सक्राइब करो एंड गो। चलो, नंबर AS 18, नाम, रिलेटेड पार्टी, डिस्क्लोजर। ठीक है, सबसे पहले इस स्टैंडर्ड का पूरा पर्पस समझ लेना। इसका पर्पस यही है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है आपके खुद के रिलेटेड पार्टी के साथ, सो यू नीड टू गिव द डिस्क्लोजर। मतलब इस चैप्टर में क्या हम कोई अकाउंटिंग सीखने वाले हैं? द आंसर इज नो। हम सिर्फ और सिर्फ जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम डिस्क्लोज करने की यहां बातें करने वाले हैं। क्लियर? तो इसमें पढ़ने के लिए अपने पास 4 पॉइंट है। ठीक है, पहले समझ लो पढ़ने क्या वाले। सबसे पहले हम पढ़ने वाले व्हाट आर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। कौन से रिश्तों को हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे, पहला ये पढ़ेंगे। दूसरा, हम पढ़ेंगे कौन से रिश्तों को हम नहीं बोलेंगे दे आर रिलेटेड पार्टीज। ठीक है। तीसरा, हम पढ़ेंगे कि चलो अभी आपकी पार्टीज आर रिलेटेड तो आपको देना पड़ेगा डिस्क्लोजर। और चौथा, हम पढ़ेंगे कुछ पार्टीज के साथ आपको डिस्क्लोजर देने से एग्जेम्पशन है, मतलब इवन इफ यू आर रिलेटेड आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 पॉइंट सबको समझा? 4 पॉइंट मतलब पढ़ाया नहीं है मैंने, बट पॉइंटर समझेगा क्या है। रिश्ते कौन से है, कौन से रिश्ते को रिश्ते नहीं बोलेंगे। अब ये रिश्ता है, ट्रांजैक्शन है, तो डिस्क्लोज क्या क्या करना है, और कुछ लोग को डिस्क्लोजर से क्या है, एग्जेम्पशन है। ठीक है। अच्छा, मैं चैप्टर चालू करूं उसके पहले 2-3 टर्म समझ लेना। यहां आपने अगर CFS पढ़ रखा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वहां कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कंट्रोल। तो कंट्रोल कब आता है? जब आपके पास मोर देन 50% स्टेक हो। उसके अलावा कंट्रोल से बन जाती है, आप बन जाते हो पेरेंट, वो बन जाती है आपकी सब्सिडरी। सिमिलरली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी कभी कभी वर्ड यूज होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस मींस आपका स्टेक है वो है 20 से लेके 50%। जब इतना स्टेक होता है तो आपके पास आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस से बनती है वो आपकी एसोसिएट। तो आप बनते हो इन्वेस्टर या पेरेंट, और सामने वाली कंपनी आपकी बनती है एसोसिएट। एंड व्हेनेवर वी से द वर्ड जॉइंट कंट्रोल मींस 2 या उससे ज्यादा पार्टी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोला जिसमें उन सब पार्टीज का क्या है, जॉइंट कंट्रोल है। ठीक है, ध्यान रखना। 2-3 टर्म आएंगे, तो आई होप आपने CFS पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो आप इतना पार्ट समझ के ले लेना बस। ठीक है, चलो अब एक एक पॉइंट डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। इसमें एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहला क्या बोलता है, इफ द एंटरप्राइजेस दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल और आर कंट्रोल्ड बाय, मतलब या तो आपने किसी को कंट्रोल किया है या आप खुद किसी के कंट्रोल में हो। इसका मतलब जैसे मान लो AK लिमिटेड है, उसके पास 75% स्टेक है BB लिमिटेड के अंदर, तो AK बनेगा पेरेंट, BB बनेगा सब्सिडरी, तो दीज टू आर रिलेटेड। अच्छा, रिश्ता दो तरफा होता है, मतलब व्हेन AK सेज माय पार्टी रिलेटेड इज BB लिमिटेड, इवन BB लिमिटेड विल से द सेम थिंग। ठीक है, इसका ये मतलब है, अगर सपोज मेरी वाइफ है, मैंने बोला ये मेरी वाइफ है, ऐसे मैंने इंट्रोड्यूस किया, शी इज माय वाइफ, है ना, तो मेरी वाइफ भी बोलेगी ये मेरा हस्बैंड है। वो किसी और को देख के नहीं बोलेगी अरे ये मेरा हस्बैंड तो वो है। तो रिश्ता दो तरफा होता है। जब ये बोल रहा है दैट वी आर रिलेटेड, तो ये भी सेम चीज बोलेगा सामने वाले के लिए। तो रिश्ता दो तरफा होता है, पहले ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप में हो, देयर इज अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। दूसरा, अगर आप फेलो सब्सिडरीज हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलो सब्सिडरी? फेलो सब्सिडरी मतलब आपका अल्टीमेट पेरेंट सेम है। एक है AK लिमिटेड, उस दोनों का एक सब्सिडरी है, एक सब्सिडरी है BB, एक सब्सिडरी है SK लिमिटेड, तो दीज टू विल कंपनी विल आल्सो बिकम रिलेटेड। मतलब आप इसको बोलते हैं फेलो सब्सिडरी। फेलो मींस यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेम पेरेंट। ठीक है, ये एग्जांपल है, मतलब AK लिमिटेड का स्टेक BB लिमिटेड के अंदर, दिस इज एग्जांपल। ठीक है, BB सर सॉरी, हाँ एनीवेज। अच्छा, थर्ड एग्जांपल, अगर आपकी कोई सब्सिडरी के सब्सिडरी है ना, मान लो AK लिमिटेड है, उसकी एक सब्सिडरी है BB लिमिटेड। अब BB लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी है X लिमिटेड, सो दिस X लिमिटेड विल आल्सो बिकम रिलेटेड टू AK लिमिटेड। अच्छा, इसमें क्लैरिफाई कर दूं, AK एंड BB आर रिलेटेड, इसमें कोई शक ही नहीं था।
बीबी एंड एक्स आर रिलेटेड, उसमें कोई शक ही नहीं था। हम यहाँ चर्चा किसकी कर रहे हैं, क्या एक्स और ए का भी रिलेशन होगा क्या? द आंसर इज यस। मतलब सबसे पहले अगर डायरेक्ट रिश्ता है पेरेंट सब्सिडरी, रिलेटेड है ना। अगर आप फेलो सब्सिडरीज हो, यू आर रिलेटेड। अगर आपके सब्सिडरी का सब्सिडरी है तो दैट लास्ट सब्सिडरी इज आल्सो रिलेटेड टू दी पेरेंट, ध्यान रखना, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में आपने एंटर किया है तो वो भी रिलेटेड हो जाएंगे। एग्जांपल, मान लो एके लिमिटेड है, उसका 35% स्टेक है एक्स के अंदर, रिलेटेड, बिकॉज एके बनेगा इन्वेस्टर या पेरेंट, एक्स बनेगा एसोसिएट, रिलेटेड हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा मान लो एके लिमिटेड ने बीबी लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर चालू किया, उसका नाम रखा एके बीबी लिमिटेड। सो दिस एके लिमिटेड इज रिलेटेड टू द जॉइंट वेंचर, दिस बीबी लिमिटेड इज रिलेटेड टू द जॉइंट वेंचर, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें क्लैरिफिकेशन, अब तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, बट आया तो ध्यान रखना। ये जो दो पार्टीज है जिन्होंने मिलकर जॉइंट वेंचर खोला है, ये दो पार्टीज का कोई रिश्ता नहीं होता है। सर ऐसा कैसे? वो दोनों ने मिलकर खोला है ना, इनका रिश्ता वो खोले हुए जॉइंट वेंचर के साथ होता है। जैसे एके एंड बीबी ने मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर खोला, तो एके का रिश्ता इस जॉइंट वेंचर के साथ है, बीबी का रिश्ता इस जॉइंट वेंचर के साथ है। इन दोनों का आपस में रिश्ता नहीं माना जाता है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। अच्छा, उसके अलावा अब जो पहले दो पॉइंट मैंने बात की वहां मैंने डिस्कस किया दो कंपनीज कब रिलेटेड होगी। अब मैं थर्ड पॉइंट में बात करूंगा इंडिविजुअल्स कब होंगे रिलेटेड टू अ कंपनी, या इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। तो जैसे कभी कभी कंट्रोल एक आदमी के पास होता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है, कंपनी के पास नहीं। तो मान लो जैसे बंदा है शुभम, ही इज अ इंडिविजुअल। जब मैं आदमी बनाऊं मतलब वो इंडिविजुअल है, तो उसके पास 70% स्टेक है एक्स वाई के अंदर। तो शुभम बनेगा मेन पेरेंट और एक्स वाई बनेगी उसकी सब्सिडरी, तो दिस टू विल ऑल्सो बी रिलेटेड। सिमिलरली अगर शुभम के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता तो भी वो रिलेटेड बन जाएंगे। अब इसमें एक चीज और है, अगर आप लाइन पढ़ोगे ध्यान से, इंडिविजुअल्स हैविंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटरप्राइज, रिलेटेड बन जाएंगे। एंड रिलेटिव्स ऑफ सच इंडिविजुअल, इसका मतलब अगर शुभम इज रिलेटेड टू एक्स वाई, तो शुभम के जितने भी रिलेटिव्स है दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू एक्स वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव्स? अब रिलेटिव्स को AS 18 ने डिफाइन किया है कि आपकी वाइफ या हस्बैंड मतलब स्पाउस, बेटा बेटी, भाई बहन, मम्मी डैडी, है ना। कैसे याद रखेंगे सर? देखो, एक वाइफ या एक स्पाउस को याद रखो, है ना, और बाकी सारे खून के रिश्ते। खून के रिश्ते मतलब बेटा बेटी, भाई बहन, मम्मी डैडी, बेटा बेटी, भाई बहन, मम्मी डैडी, सबको समझा गया? अरे वो दादा दादी, कजिन्स, वो सब नहीं कवर्ड है इधर, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो व्हेन आई एम सेइंग दैट शुभम इज रिलेटेड टू अ कंपनी, तो शुभम along with his relatives आर रिलेटेड टू दिस कंपनी। मान लो फॉर एग्जाम्पल शुभम की एक वाइफ है, उसका नाम है खुशी। आपने पता शुभम सर हमेशा बोलते हैं खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो उनकी वाइफ है खुशी, मान लो एग्जाम्पल। तो इफ शुभम इज रिलेटेड टू एक्स वाई लिमिटेड, इवन खुशी द वाइफ ऑफ शुभम विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू एक्स वाई लिमिटेड, ध्यान रखना, इसका यह मतलब था, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, अगर आप किसी कंपनी में KMP हो एज अ इंडिविजुअल, अभी KMP मतलब क्या होता है कि मैनेजरियल पर्सन, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर या फिर एनी अदर अपॉइंटेड पर्सन। एक्चुअली KMP का मतलब क्या होता है? वो बंदा जिसको अथॉरिटी दी गई है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, है ना, उसको KMP बोलते हैं, मतलब थोड़ा बड़े लेवल का आदमी। अगर आप KMP हो किसी कंपनी में तो आप और वो कंपनी विल ऑल्सो बिकम रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब मान लो जैसे अमित है, Amit is related to this Reliance company because he's a KMP in Reliance. तो if Amit is related, Amit के relatives will also become related. मतलब मान लो अमित की वाइफ है, that wife will also become related to this company. मान लो अमित का भाई है, that भाई will also become related to this company. ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक KMP में एक चीज और बोली है स्टैंडर्ड ने, that नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड एज KMP। मतलब अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो वो KMP नहीं होता है। मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आप किसी कंपनी में हो तो आप और उस कंपनी का रिश्ता नहीं है ऐसा माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो मैंने 4 पॉइंट आपको पढ़ाए, अब एक और आखिरी पॉइंट है, क्या बोलता है सुनना। इफ वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन एंड दैट सेम पर्सन इज अ KMP इन अनदर एंटरप्राइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मान लो शुभम किसी एक कंपनी में KMP है और शुभम का किसी एक कंपनी में कंट्रोल है, तो दीज टू कंपनीज विल ऑल्सो बिकम रिलेटेड, ठीक है। एक जगह KMP, एक जगह कंट्रोल, दीज टू विल ऑल्सो बिकम रिलेटेड। सर दोनों जगह कंट्रोल होता तो यहां भी कंट्रोल यहां भी कंट्रोल, देन ऑल्सो दीज टू कंपनीज वुड बी रिलेटेड। सर दोनों जगह KMP होता तो उसकी बात मैं करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये यहां तक अपना पहला पॉइंट खत्म होता है कि कौन सी पार्टीज को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं, पेरेंट सब्सिडरी का रिश्ता इज रिलेटेड, फेलो सब्सिडरी रिलेटेड, सब्सिडरी का सब्सिडरी रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई एसोसिएट है, कोई जॉइंट वेंचर है, रिलेटेड, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हो और इंडिविजुअल का कंट्रोल है किसी कंपनी में, रिलेटेड। इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस है किसी कंपनी में, रिलेटेड। इंडिविजुअल KMP है किसी कंपनी में, रिलेटेड।
अच्छा, अगर इंडिविजुअल रिलेटेड है तो उसके रिलेटिव्स विल ऑल्सो बिकम रिलेटेड। रिलेटिव्स मतलब स्पाउस, सन, डॉटर, भाई बहन, मम्मी डैडी, ठीक है। और आखिर में अगर एक इंडिविजुअल किसी कंपनी में केएमपी है और किसी कंपनी में उसका कंट्रोल है तो दीज टू कंपनी विल ऑल्सो बिकम रिलेटेड। रिवीजन के अंदर भी रिवीजन करवा दिया, ठीक है। चलो डन। तो फर्स्ट पॉइंट एकदम चकाचक तरीके से ओवर। अब जब आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हो तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये तो कंफ्यूजिंग हो रहा है, हम इतना सब रिश्ते याद कैसे रखेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट को समझ के ले लेना, याद सेकंड पॉइंट रखना है, जिसको मैं स्पॉयलर्स बोलता हूं। स्पॉयलर मतलब ऐसा आपको स्पॉयलर दे दिया कि ये याद रख लिया, चैप्टर खत्म हो गया। हाँ यस सर। तो इसमें क्या है, हु आर नॉट डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टीज, कौन कौन रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएगी, आप ये ध्यान रखना, ये याद रखना इजी है। इसकी ट्रिक भी दूंगा बट पहले सुन लो। सबसे पहले टू कंपनीज आर नॉट रिलेटेड सिंपली बिकॉज दे हैव अ केएमपी इन कॉमन। इसका मतलब मान लो एक इंडिविजुअल है और वो दो कंपनी में केएमपी है, तो वो दो कंपनी में अगर केएमपी है तो दीज टू कंपनीज विल नॉट बी रिलेटेड। ओ सर लेकिन ऊपर तो हमने कुछ और पढ़ा था। ऊपर क्या पढ़ा था सुनो, एक में केएमपी एक में कंट्रोल चलेगा, दोनों में कंट्रोल चलेगा बट दोनों में केएमपी नहीं चलेगा। तो अगर दोनों में केएमपी है नॉट रिलेटेड, ठीक है। अच्छा अब मैं बता दूं कौन नहीं है रिलेटेड। शुभम और ये कंपनी तो होगी रिलेटेड, शुभम और ये कंपनी भी होगी रिलेटेड, ये दोनों जो कंपनी रिलायंस और इन्फोसिस ये रिलेटेड नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट, फेलो एसोसिएट्स एंड को एसोसिएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को एसोसिएट? एसोसिएट का एसोसिएट आर नॉट ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब मान लो एके लिमिटेड है, उसका दो कंपनी में इन्फ्लुएंस है, तो मतलब दोनों दो एसोसिएट है, तो ये दो एसोसिएट को बोलते हैं फेलो एसोसिएट्स, ये रिलेटेड नहीं होगी। फेलो सब्सिडरीज वर रिलेटेड, फेलो एसोसिएट्स आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अगर आपके पास एक एसोसिएट है और उस एसोसिएट का भी एसोसिएट है तो दिस लास्ट एसोसिएट विल नॉट बी रिलेटेड टू द पेरेंट। वापस से, अगर आपके पास एक एसोसिएट है, देखो आप और ये एसोसिएट तो रिलेटेड हो, अब इस एसोसिएट के पास एक और एसोसिएट है, तो ये दोनों एसोसिएट मतलब जो एबीसी है और पीक्यूआर है दे विल बी रिलेटेड, बट ये जो पीक्यूआर और अल्टीमेट पेरेंट का कोई रिश्ता नहीं माना जाएगा, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टीज। जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें सर? सिंपल है, टू अल्फाज आर नेवर रिलेटेड। आपने सुना अल्फा मेल झगड़ा, दो झगड़ालू लोग कभी साथ में नहीं रह सकते। यहां ये ध्यान रखो, जहां दो एसोसिएट है, जैसे या तो फेलो एसोसिएट्स या फिर एसोसिएट का एसोसिएट, दे विल नॉट बी रिलेटेड, ध्यान रखना, ठीक है। दो अल्फाज कैन नेवर बी टुगेदर। अच्छा क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दिया है, मान लो आपका एक एसोसिएट है और उस एसोसिएट के पास एक सब्सिडरी है, देन दैट सब्सिडरी इज रिलेटेड टू एके लिमिटेड। सर तो कंफ्यूजिंग हो गया, मैंने क्या बोला? दो अल्फाज रिलेटेड नहीं है, मतलब जहां दो एसोसिएट आ गए वो रिलेटेड नहीं हो गए, बट अगर एसोसिएट के बाद एक सब्सिडरी आ गया तो फिर ये सब्सिडरी एंड दैट लास्ट पेरेंट इज रिलेटेड। जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। ये पूछा नहीं है किधर भी, बट एक्स्ट्रा मैंने आपको मेरे एंड से बताया, ध्यान रहेगा। तो कौन कौन रिलेटेड नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना, दो केएमपी वाले केस में नॉट रिलेटेड, दो एसोसिएट वाले केस में नॉट रिलेटेड, ठीक है। अच्छा उसके अलावा क्लैरिफिकेशन दिया है, मान लो आपका कोई मेजर कस्टमर सप्लायर फ्रेंचाइज वगैरह है, तो मान लो सपोज मैं ना टी शर्ट बेचता हूं और मेरा एक ही कस्टमर है, मैं उसी को बेचता हूं सिर्फ, जस्ट बिकॉज मैं एक किसी आदमी के साथ ट्रांजैक्शन ज्यादा कर रहा हूं, दैट डजंट मेक मी एंड दैट कस्टमर रिलेटेड। सेम अप्लाइज टू अ सप्लायर, मान लो मैं एक ही कंपनी से माल सारा प्रोक्योर करता हूं, सो दैट डज नॉट मीन कि वो और मैं रिलेटेड हो गए। मतलब आप अगर किसी कस्टमर सप्लायर फ्रेंचाइजर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के साथ अगर ज्यादा गुल्लू गुल्लू करोगे, दैट डजंट मेक यू रिलेटेड। रिलेटेड होने के लिए इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, केएमपी वगैरह कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, किसी ट्रेड यूनियन से आपकी चर्चा हो रही है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वगैरह कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है आपके, दैट डज नॉट मेक यू रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब चीजें एमसीक्यू वगैरह में आ सकती है। तो पहले पॉइंट में क्या पढ़ा? हु आर रिलेटेड। सेकंड पॉइंट में पढ़ा हु आर नॉट रिलेटेड। तीसरा, अब रिलेटेड हो तो क्या करना है? डिस्क्लोजर देना है सर, ठीक है। अब डिस्क्लोजर कब देना है? सुनना मेरी बात, दो केस पॉसिबल है। पहला, एक ऐसा केस है जहां रिश्ता है तो ही डिस्क्लोज कर देना, ट्रांजैक्शन आपका हो या ना हो, मतलब रिलेशनशिप है तो भी डिस्क्लोज कर देना, इवन इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन बिटवीन दीज टू कंपनीज। और वो रिश्ता है पेरेंट सब्सिडरी का, मतलब अगर पेरेंट सब्सिडरी का रिश्ता है तो इनके आपस में कोई ट्रांजैक्शन हो या ना हो, यू विल हैव टू डिस्क्लोज दिस रिलेशनशिप, ठीक है। और बाकी सारे जो रिश्ता आपने डिस्कस किए, इन्फ्लुएंस वाले, केएमपी वाले, उसमें डिस्क्लोजर तभी देना है जब देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। तो पेरेंट सब्सिडरी वाले केस में डिस्क्लोज इवन इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। ऑल अदर रिलेशंस डिस्क्लोज ओनली इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। मतलब दोनों ने आपस में गुलू गुलू किया तो ही डिस्क्लोज करना है ना, रिश्ता तो है लेकिन गुलू गुलू नहीं किया तो डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, क्लियर। अच्छा अब डिस्क्लोज करना तो क्या डिस्क्लोज करें? व्हाट टू डिस्क्लोज? ये देखो बड़ा कॉमन सेंस वाला चीज है, मैं आपको दो बार पढ़ाऊंगा इसको, सुनना। पहला क्या है, क्या डिस्क्लोज करें सर? नेम ऑफ द पार्टी, रिलेशनशिप, रिश्ता क्या आपका, उसके बाद पेरेंट सब्सिडरी का, एसोसिएट का क्या रिश्ता है,
नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्या ट्रांजेक्शन किया आपने उसके साथ में, वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन मतलब कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग मतलब जितने अमाउंट का किया उसमें से अभी कितना पैसा आना बाकी है। छठा, अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, कुछ बैड डेट्स वगैरह राइट ऑफ किया क्या उसके नाम का आपने, और एनी अदर एलिमेंट मतलब एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, बड़ा सिंपल है, आप बिना देखे भी सोचोगे कि मान लो मेरा कोई रिलेटेड पार्टी है, तो अब मैं उसके बाद क्या क्या डिस्क्लोज करूं, तो एक तो नाम बता, उसके बाद रिश्ता क्या ये बता, ये आपने दो चीज बता दी। अब ये बता ट्रांजैक्शन क्या किया था आपने उसके साथ, ठीक है, और कितने अमाउंट का किया था मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब जितना अमाउंट का किया उसमें से कितना पैसा आना बाकी है उसको बोलते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अच्छा, कोई ऐसा पैसा है जो नहीं आने वाला कभी भी, मतलब बैड डेट सेट ऑफ किया गया, ये बता दो, और एनी अदर एलिमेंट ऐसा। तो ये बड़ा सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और कॉमन सेंस, रट्टा मारने मत बैठ जाना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब हम क्या पढ़ रहे, डिस्क्लोज क्या क्या करना है वो हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें एक और दो क्लैरिफिकेशन है। सबसे पहला, केएमपी और कंपनी का जब रिश्ता था, तो केएमपी वाले केस में नॉर्मली कंपनी क्या करती है, कंपनी पे सम रेम्यूनरेशन टू द केएमपी, तो दैट रेम्यूनरेशन पेड टू द केएमपी विल बी ट्रीटेड लाइक अ ट्रांजैक्शन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो शुभम रिलायंस में केएमपी है, तो नॉर्मली रिलायंस विल पे सम रेम्यूनरेशन टू शुभम, दिस पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो लाइक अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको, तो वही लिखा है पहला, ठीक है, कि रेम्यूनरेशन पेड टू केएमपी शुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर। ये ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी कंपनीज बोल सकती है ना, अरे केएमपी है पगार तो देंगे ना उसको, इसको क्या बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत है बिकॉज केएमपी को हम मानते हैं रिलेटेड पार्टी, बता देना। उसके लिए क्लैरिफिकेशन एक और दिया है, अगर आपने रेम्यूनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिया है, अब क्या हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिश्तेदार मानते हैं क्या, नहीं मानते। जब उसको आप रिश्तेदार मानते ही नहीं, तो उसको आप जो भी दो इट विल नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमने पढ़ लिया डिस्क्लोजर्स के बारे में। अब आखिरी पॉइंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इन सर्टेन सिचुएशंस। अब मैंने क्या बोला, रिश्ता है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब रिश्ता है और ट्रांजैक्शन भी है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब दो केस में डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। पहला, अगर डिस्क्लोजर देने से आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट हो रही है, कभी कभी क्या होता है, कोई स्टैट्यूट मतलब कोई लॉ या कोई एक्ट आके बोलता है कि आपको अपने कस्टमर्स की या अपने जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल बैंक्स, बैंक का जो रेगुलेशन एक्ट है वो क्लियरली बोलता है आप अपने कस्टमर का केवाईसी नहीं डिस्क्लोज कर सकते, उसके डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज कर सकते। तो मान लो कोई बैंक और कोई कस्टमर रिलेटेड है, तो स्टिल बैंक वोंट डिस्क्लोज इट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किसने करने बोली है, ये कोई स्टैट्यूट या कोई रेगुलेटर या कोई अथॉरिटी ने मेंटेन करने बोला तो माना जाएगा। बराबर जैसे बैंकिंग वाले केस में बैंकिंग का जो रेगुलेशन एक्ट है वो बोलता है कि तुम भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, तो ठीक है आप डिस्क्लोजर नहीं दोगे तो चलेगा। लेकिन मान लो सपोज मैं हूं एके और इधर है बीबी, बीबी लिमिटेड, ठीक है, ये दो कंपनीज ने आपस में एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम है ना अपनी बातें छुपाएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम मत बताना मैं भी नहीं बताऊंगा, तो तुम्हारे आपस के कॉन्ट्रैक्ट को यहां वेटेज नहीं दिया जाएगा। मान लो एके लिमिटेड एंड बीबी लिमिटेड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम अपनी बातें छुपा के रखेंगे, तुम्हारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम बातें छुपा रहे हो वो नहीं चलेगा, वहां डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई स्टैट्यूट बोल दे, कोई रेगुलेटर बोल दे या कोई अथॉरिटी बोल दे, तो फिर तुम डिस्क्लोजर नहीं दोगे तो चल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा इफ two companies are being controlled by any state controlled enterprises are not required to follow disclosure requirements, या गवर्नमेंट ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड रिक्वायरमेंट, मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो दो कंपनी कंट्रोल करती है, इंडियन ऑयल और बीएसएनएल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सो दीज टू कंपनीज बिकम फेलो सब्सिडरी बिकॉज उनका अल्टीमेट पेरेंट सेम है, तो दे आर रिलेटेड, बट बिकॉज दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट, तो डिस्क्लोजर से आपको एग्जेम्पशन, आपको डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। सो दिस कंप्लीट्स द रिवीजन, ठीक है। तो ये AS 18 का आपका शानदार कंसेप्ट वाला रिवीजन हो गया। लेकिन भाई आया है क्वेश्चन करवा के जाएगा, तो लेट्स डू द क्वेश्चन का रिवीजन नाउ। क्वेश्चन अपन थोड़े फटाफट रिवाइज करेंगे। ऑनेस्टली बोलूं, इफ यू आर थरो विद द कंसेप्ट्स, क्वेश्चन में इतना कोई चैलेंज है नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चंस को रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट से सुनना। इधर हुआ क्या सुनना, A हैज 51% इन B हैज 51% इन O, और एक Z है, Z के पास 49% है O के अंदर। अब पूछे रिलेटेड कौन कौन है, सुनते हुए चलना। A की बात करूं तो A के लिए B इज रिलेटेड, O इज रिलेटेड, Z के साथ कोई रिश्ता नहीं है उसका, छोड़ देना, तो B एंड O आर रिलेटेड। B के लिए बोलूं तो B के लिए A एंड O आर रिलेटेड, ठीक है। O के लिए बोलूं, O के लिए B भी रिलेटेड है, A भी रिलेटेड है और Z भी रिलेटेड है, क्योंकि Z और O के बीच में इन्फ्लुएंस हो गया ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसलिए तो B O इज द ओनली पार्टी जिसका सब हर कोई रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, एक और चीज सर, आप बोलोगे O के लिए Y इज A रिलेटेड, मैंने क्या बोला था, रिश्ता दो तरफा होता है। A तो बोल रहा है ना कि मेरे लिए O रिलेटेड है,
सर ए कैसे बोल रहे हैं? अरे सब्सिडरी का सब्सिडरी रिलेटेड ना, बताया था ना, दो सब्सिडरी चलता है, दो एसोसिएट नहीं चलता है। तो यहां जब सब्सिडरी का सब्सिडरी है, इट इज रिलेटेड, बराबर। तो इफ ए इज सेइंग दैट ओ इज रिलेटेड टू मी, ओ विल आल्सो से द सेम थिंग, ठीक है। तो ए के लिए बी और ओ रिलेटेड है, बी के लिए ए और ओ रिलेटेड है, ओ के लिए सब रिलेटेड है, और जेड के लिए सिर्फ ओ रिलेटेड है, जेड का बाकी किससे कोई रिश्ता नहीं है। क्लियर? पहला हो गया। चलो दूसरा वाला देख लो। एक पेरेंट है, ए का 60% स्टेक है बी के अंदर, ये दो तो रिलेटेड है, ठीक है। ए का एक और स्टेक है 22% सी के अंदर, और बी का 30% है सी के अंदर। पूछा ये है क्या ए और सी का रिश्ता है क्या? तो क्लियरली ए और सी का रिश्ता है। क्यों? क्योंकि ए के पास 22% है सी के अंदर, तो इन्फ्लुएंस है ना ए के पास। ये तो शॉर्टकट आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं थोड़ा आपको लॉन्ग कट आंसर दूं, तो एक्चुअली ए का इन्फ्लुएंस नहीं है सी के अंदर। ए के पास कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स मेजॉरिटी वाली है। बताओ कैसे? देखो, ए कंट्रोल्स बी 60% और बी कंट्रोल्स 30% ऑफ सी। मतलब अगर सी का कोई डिसीजन मेकिंग है, 30% बी कंट्रोल्स ना, और बी का अल्टीमेट पापा कौन है? बी का पापा ए है। तो अगर सी का कोई डिसीजन मेकिंग है, 30% बी को पूछेगा, और एक्चुअली बी के पास कोई राइट ही नहीं है, बी तो ए को पूछेगा, बराबर। तो इनडायरेक्टली ए इज कंट्रोलिंग 30% वोटिंग पावर ऑफ सी, एंड इनडायरेक्टली, एंड 22% डायरेक्टली। अच्छा, इसमें काफी बच्चे पता है क्या करते हैं? ऐसा बोलते हैं, सर 30% कैसे? हम तो ऐसा बोलेंगे ना, ए का 60% था बी के अंदर, और उस 60% का 30% है, तो आप बोलोगे 60 का 30 करूं क्या? इन्होंने वैसा नहीं किया है। इन्होंने बोला हम परसेंटेज टेक नहीं निकाल रहे, हम ये देख रहे हैं आप कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बोलूं जब बी वोट देगा 30% सी के बोर्ड मीटिंग में, तो बी ए को पूछ के करेगा ना जो भी करना है। तो इनडायरेक्टली ए इज एबल टू इन्फ्लुएंस 30% ऑफ वोटिंग राइट्स इनडायरेक्टली, एंड डायरेक्टली 22%। ये क्लियरली इन्होंने भी बोला हुआ है दैट ए टुगेदर विद बी कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग राइट्स, कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग राइट्स। ये नहीं बोला कि इफेक्टिव स्टेक कितना है। अगर इफेक्टिव स्टेक निकालने बोलते तो आप ऐसा करते 60 का 30 करना, या इफेक्टिव स्टेक नहीं पूछा आपसे। अच्छा, बाय द वे एक और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है जहां आईसीआई ने इफेक्टिव स्टेक निकाला हुआ है। देखो यहां जब आंसर किया, जब ऐसा बोलता है मोर देन 1/2, तो मोर देन 1/2 कब होएगा? जब आप 30 को ग्रॉस में कंसिडर कर रहे हो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 22 को भी पूरा ग्रॉस में ले रहे हो, तो 52 हो जाता है, बराबर। बट एक क्वेश्चन में आईसीआई ने इफेक्टिव निकाला हुआ है। आईसीआई ने बोला हम 30 पूरा क्यों ले, हम 60 का 30% करेंगे। तुम समझ रहे हो क्या? तो कैसे करें एग्जाम में? एग्जाम में चाहिए तो दोगलापंती करके आ जाना, ठीक है। गिव ऑल्टरनेटिव आंसर इफ यू वांट टू। एनीवेज, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इट विल बी रिलेटेड हियर, ठीक है। एनीवेज, हो गया। अच्छा, तीसरा इलस्ट्रेशन। अभी तीसरे में क्या है? यहां बेसिकली एसोसिएट का एसोसिएट है, मेरा एक एसोसिएट है और उसका भी एक एसोसिएट है। तो क्या जेड और ये पेरेंट रिलेटेड है? द आंसर इज नो। मैंने बताया था दो अल्फाज नहीं चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है इधर। इधर एक पेरेंट है पी लिमिटेड, उसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है। अब ये सब्सिडरी की भी 2 सब्सिडरी है, और उन 2 सब्सिडरी के खुद की एक सब्सिडरी है। मतलब यहां सारा रिश्ता पेरेंट सब्सिडरी का है, बीच में कहीं भी एसोसिएट आया नहीं। अब इसकी हिंट दे रहा हूं आपको, है ना, सिर्फ एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, आर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूछा है बताओ आर के लिए हु वाला रिलेटेड। तो एक्चुअली आर के लिए हर कोई रिलेटेड बन जाएगा, है? हाँ। क्यों सर? ये आर के लिए इवन वाई विल बिकम रिलेटेड, ये कंफ्यूजन होता है नॉर्मली, है ना। आप जब डिटेल में पढ़ोगे आपको समझेगा, बट मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं। कितना भी बड़ा चार्ट दे दे, अगर सारे रिश्ते पेरेंट सब्सिडरी वाले हैं, वापस से कितना भी बड़ा चार्ट दे दे, अगर इनके बीच में सारे रिश्ते पेरेंट सब्सिडरी वाले, तो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछने दो, ऑल आर रिलेटेड। वो एस के लिए पूछे ना, एस के लिए हु आर रिलेटेड, तो बोलना सब। अगर वो पूछे वाई के लिए, तो बोलना सब, ऑल आर रिलेटेड। एक ट्रिक बता रहा हूं शानदार वाली, ये मैंने लिख के भी दी है, ठीक है, क्योंकि यहां सारे रिश्ते पेरेंट सब्सिडरी वाले थे। ओके, चल आगे बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या बोलता है? एक मेन पेरेंट है यूएच लिमिटेड, उस पेरेंट की 2 सब्सिडरी, एक जॉइंट वेंचर और एक एसोसिएट है। अब हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कितने रिलेटेड पार्टीज है, तो सुनते हुए चलना ध्यान से। सबसे पहले पेरेंट के लिए एवरीवन इज रिलेटेड, सब्सिडरी 1 भी है, सब्सिडरी 2 भी है, जॉइंट वेंचर वाला भी, एसोसिएट वाला भी है, ठीक है। अब इस सब्सिडरी की बात करता हूं। सब्सिडरी 1 के लिए हु वाला रिलेटेड, उसका खुद का जो पेरेंट है वो, और इसकी फेलो सब्सिडरी है ये, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। सब्सिडरी 2 के लिए सेम चीज, उसकी जो फेलो सब्सिडरी है वो, और उसका जो पेरेंट है वो। व्हाट अबाउट जॉइंट कंट्रोल 1? इसके लिए सिर्फ उसका पेरेंट रिलेटेड है। व्हाट अबाउट एसोसिएट 1? इसके लिए सिर्फ इसका पेरेंट रिलेटेड है, बाकी कोई भी नहीं। ये सेम चीज यहां बोली गई है। देखो यहां मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, तो थोड़ा स्पीड मेंटेन रख रहा हूं। एनीवेज, आगे एक बंदा है रॉबर्ट, उसका पास 70% शेयर है पी के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है, रॉबर्ट की वाइफ है, अब वो पूछते हैं रॉबर्ट और पी रिलेटेड तो है, ये तो हमको पता है, बट क्या रॉबर्ट की वाइफ एंड पी आर रिलेटेड और नॉट? तो मैंने क्या बताया था, अगर एक इंडिविजुअल किसी
कंपनी से है रिलेटेड, तो उसके रिलेटिव्स भी बन जाएंगे रिलेटेड, बराबर। रिलेटिव में वाइफ आती है क्या? आती है ना सर, यस, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे, अब ये सेम चीज पूछिए, मिस्टर रॉबर्ट इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन पी, तो रॉबर्ट है केएमपी के अंदर, ठीक है। रॉबर्ट की वाइफ को मिलता है रेम्यूनरेशन 5 लाख का, 3 महीने तक मिला रेम्यूनरेशन, उसके बाद उसने सर्विस छोड़ दी। अब वो बोलता है क्या एंडी इज टू बी आइडेंटिफाइड एज रिलेटेड पार्टी एट द ईयर एंड फॉर द पर्पस ऑफ AS 18। अब वो बोलता है कि एंडी विल बी रिलेटेड पार्टी और नॉट। सबसे पहली बात सुनना, इधर हो क्या रहा है, रॉबर्ट KMPAP में जो पैसा है एंडी को मिल रहा था 3 महीने के लिए। अभी एंडी को क्यों मिल रहा था? मान लो उसी सेम कंपनी में एंडी भी किसी पोजीशन पे होगी, है ना, मान लो शी माइट बी एनी क्या बोलते हैं, एसोसिएट हो सकती है, या वो कोई छोटी मोटी मैनेजर हो सकती है, सीनियर मैनेजर हो सकती है, कुछ भी थी, तो एंडी को मिल रही थी रेम्यूनरेशन। अब एंडी ने 3 महीने बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो एंडी का छोड़ने से क्या होता है भाई, रॉबर्ट तो अभी भी KMP है इस कंपनी के अंदर, तो जब तक रॉबर्ट KMP है तब तक एंडी विल ऑल्सो बी रिलेटेड, एंडी मतलब उसकी वाइफ, ठीक है। तो यही पूछा है, वेदर एंडी इज रिलेटेड एज ऑन ईयर एंड, तो आप बोलोगे येस, क्योंकि रॉबर्ट तो ना छोड़ के जा रहा है, रॉबर्ट तो अभी भी KMP है उसके अंदर, ठीक है। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक बैंक है, उसके पास 23% है किसी कंपनी में, ठीक है। अब उस बैंक के पास स्टेक तो है 23%, तो मैं आपको यही बोल देता हूं दिस बैंक एंड दिस कंपनी इज रिलेटेड, वाई, इन्फ्लुएंस है ना, ठीक है। अब ये भी बोला है कि बैंक ने लोन भी दिया उस कंपनी को, ये भी बोला है कि बैंक हैज द पावर टू नॉमिनेट 1 डायरेक्टर, है ना। मैं बोलूं रिलेशन कब बना, रिलेशन ना ही लोन देने से बना, रिलेशन ना ही इस पावर से बना, रिलेशन बना इस 23% स्टेक से, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोलता है सुनना, पी के पास 22% है क्यू के अंदर, तो पी और क्यू को रिलेटेड है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ 3 महीने चला, 1 अप्रैल से 30 जून तक चला। क्यों? क्योंकि उसके बाद पी ने अपना स्टेक क्यू के अंदर जो था वो बेच दिया, तो रिश्ता जून में खत्म हो गया, मतलब ईयर एंड पे रिश्ता नहीं था। अब द क्वेश्चन इज क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्या? तो एक बात ध्यान से सुनना, अगर 12 महीने के दौरान में आपका रिश्ता सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए था, तो उतने महीने का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बाकी 9 महीने का देने का जरूरत नहीं है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन पी और क्यू के बीच में अप्रैल से जून के बीच में हुए थे, दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। बट जो जून के बाद हुए, मान लो जुलाई से लेकर मार्च एंड तक कोई ट्रांजैक्शन हुआ, वो डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सेम चीज यहां लिख के बोली गई है, क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 बड़ा सिंपल है, हुआ क्या सुनना, एक बंदा है, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन नर्मदा, तो वो नर्मदा का KMP हो गया, बराबर, और गंगा में उसका 100% स्टेक है। अब लैंग्वेज देखो कैसे लिखी है, नर्मदा सोल्ड 90 lakhs गुड्स टू गंगा, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा ओन्स 100% शेयर्स ऑफ गंगा। अब ये जो लाइन है ये समझती नहीं आधे लोग को, तो इसमें बोल क्या रहा है, एक बंदा जो MD है नर्मदा में, उसी के पास कंट्रोल है गंगा में, तो वो एक जगह KMP एक जगह कंट्रोल। मैंने आपको सिखाया था ना, क्या एक जगह KMP और एक जगह कंट्रोल से रिश्ता बन जाता था? आंसर इज यस, एक जगह KMP एक जगह कंट्रोल, दीज टू कंपनीज बिकम रिलेटेड। दोनों KMP होता तो नहीं चलता, दोनों एसोसिएट होता तो नहीं चलता, ध्यान रखना, ओके। तो यही सेम चीज यहां बोली गई है, आप ध्यान रखना, दैट्स इट। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 यू कैन सेल्फ रीड, बड़ा सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 12, अच्छा 12 क्या बोलता है सुनना, ABC लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, it has certain commercial contacts with its customers and those customers contacts carry various clauses imposing restriction on ABC for disclosure of certain information। एक कंपनी और एक कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो क्या ऐसा चलेगा क्या? भाई साहब, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी किसी स्टैट्यूट ने मेंटेन करने बोलिए तो चल जाता है, आपके पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन्होंने पर्सनल में कॉन्ट्रैक्ट किया और बोल रहे अभी हम डिस्क्लोजर नहीं देंगे, नहीं चलवे, नहीं चलवे बोलना, नहीं चलवे, ठीक है। चलो उसके बाद ये आप 13 खुद पढ़ सकते हो, 14 भी खुद पढ़ सकते हो, 15 भी खुद पढ़ सकते हो। देखो जो सिंपल है यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड, ठीक है। 16 दी सेम एज 1, तो वो करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 1, ये भी बड़ा सिंपल है, क्या बोलता है सुनना, SP होटल्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर ए फॉर रनिंग इट्स होटल। ए होटल को चलाएगा मतलब डे टू डे ऑपरेशंस देखेगा। आगे द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द होटल व्हाइल ऑल द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग आर टेकन बाय द BOD। मतलब ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ए के पास नहीं है, ए तो सिर्फ डेली रनिंग वगैरह देखेगा कि काम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो क्या मिस्टर ए और SP होटल्स आर रिलेटेड? द आंसर इज नो। क्यों भाई? ए इज नॉट अ KMP ऑफ SP होटल। KMP कब बनता? जब उसके पास ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन लेने की पावर होती, वो नहीं है तो वो नहीं होगा रिलेटेड पार्टी,
ठीक है, पहला पार्ट। इसमें एक और पार्ट पूछा है क्वेश्चन में, ऑल्सो एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अब रिलेटेड तो नहीं है इन दोनों पार्टीज, ए और एसपी आर नॉट रिलेटेड, बट फिर भी आपको बोला है कि होते तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दे देना। अब क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे बताया था ना मैंने, नाम बताओ, रिश्ता क्या है वो बताओ, क्या ट्रांजेक्शन किया है, कितने वॉल्यूम क्या किया है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, कुछ बैड डेट्स का राइट ऑफ वगैरह किया है क्या, वो सब चीज़ है। तो सिंपल है बड़ा, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3, तो आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, ये भी बड़ा सिंपल है। एक बैंक है, उसके पास 25% वोटिंग राइट है बी के अंदर। तो अगर 25% राइट है आपका बी के अंदर, तो आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा, आप हो जाओगे रिलेटेड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बी पार्ट, ए हैज टू एसोसिएट्स बी एंड सी, तो ए का 2 एसोसिएट है बी और सी। तो सवाल ये पूछा है कि बी और सी रिलेटेड है क्या, द आंसर इज नो। फेलो एसोसिएट्स नहीं चल रहे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 4, अब यही थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना, एक जगह इन्होंने ग्रॉस में लिया था ऊपर वोटिंग पावर, कैसे लिया था वोटिंग पावर ऊपर, एक क्वेश्चन था ना, कहाँ गया वो क्वेश्चन, यहाँ, जहां इन्होंने कंसिडर करने के लिए बोला ए कंट्रोल्स बी एंड बी कंट्रोल्स 30% वोटिंग पावर ऑफ सी। तो ए इनडायरेक्टली 30% वोटिंग पावर तो कंट्रोल करता ही है और 22% डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो यहां इन्होंने इफेक्टिवली निकाला नहीं कि 60 का 30 करे, वैसा नहीं किया, बट यहां इन्होंने किया हुआ जो अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने वैसा किया हुआ है, ठीक है। देखो कैसा किया हुआ है, आर का एस में 60% है, एस का टी में 15% है, और आर का टी में डायरेक्टली 10% है। तो इन्होंने पता है कैसे किया है, डायरेक्टली 10% है और इफेक्टिवली निकाले आर का टी में इनडायरेक्ट कितना है, तो 60 का 15% किया हुआ इन्होंने। 60 इंटू 15% करोगे तो मेरे ख्याल से वो आएगा 9% के आसपास। तो 10% डायरेक्ट, 9% इनडायरेक्ट, कितना 19% हुआ। तो बोलता है नॉट रिलेटेड, बट मुझे लगता है इसका ऑल्टरनेटिव आंसर हो सकता है, भले इफेक्टिव स्टेक 19% है, बट यार आर कैन कंट्रोल 15% वोटिंग पावर ऑफ टी ना, वोटिंग पावर तो कंट्रोल कर ही सकता है, भले स्टेक कम है, और 10% डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। तो आइडियली देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर दिस, आप कैसे भी करो चलेगा, हो सके एग्जाम में ऑल्टरनेटिव दोनों दे देना तो सेफ रहोगे, ठीक है। चलो आगे, हम क्वेश्चन नंबर 5 आप डायरेक्टली देख सकते हो, उसमें बोला है कि क्या की सप्लायर विल बिकम रिलेटेड पार्टी टू मी, द आंसर इज नो, ठीक है। मैंने बताया था कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। उसके अलावा केएमपी डिफाइन करने बोल रहा है, वो आपने कंसेप्ट में ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है मिस्टर सुभाष इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन ए लिमिटेड एंड ऑल्सो होल्ड 72% इन बी। एक जगह केएमपी, एक जगह कंट्रोल, विल द टू बी रिलेटेड, द आंसर इज यस। केएमपी और एक जगह कंट्रोल चलता है, दोनों केएमपी नहीं चलता, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोलता है सुनना, एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है जो अर्जुन में भी केएमपी है और जो भीम में भी केएमपी है ना। अब वो बोलता है आर दीज टू रिलेटेड, मैंने बोला दो जगह केएमपी नहीं चलेगा, तो दे आर नॉट रिलेटेड, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा सेकंड पॉइंट बोलता है आशा लिमिटेड है, उसका एक बहुत बड़ा कस्टमर है, उसको आपन ने 1 करोड़ का फर्नीचर सेल किया है। भाई कस्टमर को 1 करोड़ का 100 करोड़ का भी सेल करो, फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर से तुम रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करना, बराबर। कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजर, दे आर नॉट रिलेटेड। हाँ, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस वगैरह कुछ होता तो बात अलग होती, ठीक है। दैट्स इट, चैप्टर इज ओवर। सारे क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया, किसी भी क्वेश्चन में लगता है मुझे दोबारा ज़रूरत है, एक ट्रिक बताता हूँ, क्वेश्चंस अब जब लेक्चर एंड करोगे खुद पढ़ने वाले हो तो सारे क्वेश्चन खुद से दोबारा करना, कंसेप्ट एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लो मेरे कंसेप्ट नोट से, बराबर। रट्टा मत मारने बैठना, कंसेप्ट को समझ के ले लो बस। इसमें क्या याद रखना है, 3 बातें याद रखनी। सबसे पहला, 2 केएमपी नहीं चलेगा, 2 एसोसिएट नहीं चलेगा, एसोसिएट का एसोसिएट नहीं चलेगा। अबे ये 3 बात तो याद रखनी है, और क्या याद रखना है, बाकी सब रिलेटेड है ना। उसके अलावा कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर नॉट रिलेटेड है, सिंपल है। और क्या बताओ तुमको, चैप्टर यही, ये जो बोला ना लास्ट के 30 सेकंड में, चैप्टर यहाँ खत्म होता है, तुम समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चंस खुद से करो, जो क्वेश्चन में दोबारा फंस रहे हो मेरा रिवीजन वीडियो को उतना पार्ट वापस देख लेना, ठीक है। सो इसी बात पे रिवीजन खत्म, कमेंट में बता के जरूर जाना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका वो एक एक कमेंट मेरे लिए इट इज लाइक अ मोटिवेशन फैक्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और जाते आते एक बार प्यार से बोल दो एक भाई साहब, है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।